वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सैम्पलिंग की ये लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है। यानी अब हम लोग सैम्पलिंग के पेपर को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लास्ट सैम्पलिंग आपको पढ़नी है वो है टू स्टेज सैम्पलिंग। क्या होती है टू स्टेज सैम्पलिंग, जानेंगे इसके बारे में। इसके पहले अगर आपको याद हो तो आपने कौन सी सैम्पलिंग पढ़ी थी? कैन यू टेल मी, कौन सी सैम्पलिंग इसके जस्ट पहले आपने पढ़ी है? हाँ बेटा सर बोलो। डबल सैंपलिंग। क्या होती डबल सैम्पलिंग? बस आपको केवल सिचुएशन बतानी है कि हम डबल सैम्पलिंग को कब यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ यूजिंग डबल सैम्पलिंग? आपने पढ़ा अ नंबर ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन द एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी वेरिएबल व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। So first know we want to know about this information of auxiliary variable, and for this we take a large preliminary sample from the population. आपको याद आया कुछ? जब भी कभी हम बहुत सारी सैम्पलिंग्स ऐसी देखते हैं जिसमें ऑक्सिलरी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है, और कभी कभी ऐसा होता नहीं कि ऑक्सिलरी वेरिएबल के बारे में ही हमको ना पता हो, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा सैंपल लेकर ऑक्सिलरी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर हम उसी बड़े सैंपल से एक छोटा सैंपल लेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। याद आया कुछ? यस सर। ठीक है। तो आपको ये बातें कंफ्यूज करेंगी क्योंकि टू स्टेज और डबल सैम्पलिंग नाम में लगभग एक जैसे हैं, दोनों में डबल और टू आ रहा है, दोनों लगभग एक जैसा है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सी वाली सैम्पलिंग में हमें क्या बताना है। तो आपको टू स्टेज सैम्पलिंग को डबल सैम्पलिंग से कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए एक की पॉइंट याद रखना है। डबल सैम्पलिंग रिलेटेड विद रेशियो एंड रिग्रेशन एंड टू स्टेज सैम्पलिंग रिलेटेड विद क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर आपको ये की पॉइंट याद है तो आप एग्जाम में लिखते समय कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि डबल में क्या था, टू में क्या था, क्योंकि फेज और स्टेज डबल और टू लगभग सुनने में एक जैसा है। जब दोनों आप पढ़ लोगे और कुछ समय बीत जाएगा तो कंफ्यूजन होना है। ठीक है, होता है कंफ्यूजन। तो आपको डबल सैम्पलिंग को किससे रिलेट करना है? रिग्रेशन रेशियो से। बस याद आ जाएगा कि एडवांस इंफॉर्मेशन जो ऑक्सिलरी वेरिएबल की होती है वो नहीं रहती है, तो फिर हम एक बड़ा सैंपल लेते हैं, फिर उससे एक छोटा लेकर मेन की एक स्टडी करते हैं। टू स्टेज में क्या करते हैं? जब आपने क्लस्टर सैंपलिंग पढ़ी तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या किया, आज आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग। तो पहले हम आपको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर के बीच का डिफरेंस बताएंगे, फिर बताएंगे डबल कब यूज हुई, टू स्टेज कब यूज होगी, और क्या चेंज है क्लस्टर और टू स्टेज में। ओके, चलिए देखते हैं। यस। आपको अगर याद हो तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का एक काम होता था सबसे पहला कि हम डेटा को स्ट्रेटिफिकेशन करते थे। स्ट्रेटिफिकेशन करने का बेस क्या होता था? होमोजेनिटी, यानी एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में रख देना। तो स्ट्रेटा को बनने का कॉन्सेप्ट क्या है? होमोजीनियस यूनिट्स को एक साथ रखना। जब क्लस्टर बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक पूरी पॉपुलेशन में किसी एक हिस्से में जाते हैं और उस हिस्से का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, बन गया पहला क्लस्टर। दूसरे हिस्से में गए, दूसरा क्लस्टर। तीसरे हिस्से में गए, तीसरा क्लस्टर। सिमिलरली वी कैन फॉर्म सेवरल क्लस्टर फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। ओके, तो अब यस क्लस्टर सर। के बनाते समय क्या ये संभव हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि हम जहां पर जाएं वहां हमको एक जैसा डेटा मिले? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब एक जैसा डेटा मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक बात तो तय है कि स्ट्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लस्टर से अलग होगा। In stratified random sampling, we always try to make strata homogeneous, but in cluster sampling, cluster may or may not be homogeneous। हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जितने क्लस्टर बने सारे होमोजीनियस हो जाएं। तो एक बात तो तय हो गई
कि क्लस्टर सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का डिफरेंस है कि क्लस्टर्स के अंदर की वेरिएबिलिटी हमेशा स्ट्रेटिफाइड के अंदर की वेरिएबिलिटी से ज्यादा होगी, मींस विद इन वेरिएबिलिटी। डू यू क्लियर दिस पॉइंट? सर रिपीट कर दीजिए। वेरिएबिलिटी विद इन इसलिए ज्यादा होगी क्लस्टर में क्योंकि क्लस्टर में यूनिट्स को इस तरीके से नहीं लिया जा रहा है कि वो एक जैसी हों। इस डेटा के बनते समय अगर इनकम पे स्टडी हो रही है तो इसमें सारे उन लोगों को हम ले रहे हैं जिनकी इनकम पर एनम 10 लाख से ऊपर है। ये वो ग्रुप है जिसकी इनकम 5 to 10 लाख है। ये वो ग्रुप है जिसकी इनकम 2.5 to 5 लाख है। और ये वो लोग हैं जो लेस देन 2.5 लाख पर एनम है। तो अब इन पे एक बेस बनाना कि इनमें एक जैसे इनकम वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन जब हम इस हिस्से में लोगों से सैंपल ले रहे हैं तो क्या सारे यहाँ पर 10 लाख के ऊपर वाले मिलेंगे, सारे 2.5 लाख के नीचे वाले मिलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर वाले होंगे, कुछ नीचे वाले होंगे, कुछ मिड वाले होंगे। मीन्स इसका एक ग्रुप बनते ही हमने कह दिया कि इसके अंदर डेटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जबकि इस डेटा बनाने का तो कॉन्सेप्ट ही यही था, एक जैसे लोगों को एक साथ रखना। तो वेरिएबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? अब बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड का पहला डिफरेंस क्या है? विद इन वेरिएबिलिटी क्लस्टर में हमेशा स्ट्रेटिफाइड से ज्यादा रहेगी। ओके, यस सर। चलिए एक पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में हम लोग यहां से जब यूनिट्स लेते थे तो सारी की सारी नहीं लेते थे। कैपिटल N1 से स्मॉल n1 यूनिट ले ली, कैपिटल N2 से स्मॉल n2 यूनिट्स ले ली। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ यूनिट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। हम अपने पॉपुलेशन में आए हुए हर स्ट्रेटा से सैंपल लेते हैं, तब इसको मिलाकर हमारा एक रिक्वायर्ड सैंपल बनता है। यानी कोई भी स्ट्रेटा छूट नहीं रहा है। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते थे? क्या हम सारे क्लस्टर से डेटा लेते हैं? हम क्या करते हैं? आउट ऑफ कैपिटल एन क्लस्टर्स वी सेलेक्ट स्मॉल एन क्लस्टर। मान लो 4 में से हमको 2 लेना है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया, 2 क्लस्टर ले लिया। तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में सारे स्टेटा से डेटा ले रहे हैं, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में सारे क्लस्टर से डेटा नहीं ले रहे हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। दूसरा डिफरेंस ये है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में। अब आते हैं डिफरेंस नंबर 3 पर। डिफरेंस नंबर 3 ये है कि जब भी कोई स्टेटा से हम सैंपल लेते हैं तो हमेशा सर कुछ क्लस्टर बता दीजिए फिर से। क्लस्टर बेटा आपको याद भी है? जब क्लस्टर मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ क्लस्टर क्या था? आप एक बार क्लस्टर को रिवाइज करो, ठीक है? क्लस्टर सैंपलिंग को एक बार रिवाइज करो, उसमें देखो कैसे सैंपलिंग की गई है। क्योंकि आपको आज क्लियर बस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप भूल गए हो थोड़ा बहुत। क्लस्टर में हम टोटल जितने क्लस्टर्स बनते थे उनमें से कुछ को अपने सैंपल में ले लेते थे। सारे क्लस्टर नहीं लेते थे, कुछ को ले लेते थे। ये तो करते थे। यस सर। तो क्या हमने सारे क्लस्टर से डेटा लिया? हमने कुछ क्लस्टर्स को लिया, ना कि सारे क्लस्टर से डेटा लिया। क्लियर? यस सर। डिफरेंस नंबर 3 ये है कि जब हम स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो पॉपुलेशन में जो भी साइज होता है उससे कुछ यूनिट ही सैंपल में लेते थे, जबकि क्लस्टर में क्या होता है? सेलेक्टेड क्लस्टर्स की सारी यूनिट सैंपल में आती हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल M यूनिट्स हैं, यहाँ पर कैपिटल M यूनिट्स हैं और ये क्लस्टर सेलेक्ट हो गया हमारे सैंपल में, तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर लिया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से कुछ लोगों को निकाल के यहाँ रखा जाए, यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ रखा जाए। तो डिफरेंस ये वाला क्लियर हुआ। इन स्ट्रेटिफिकेशन या इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग वी ऑलवेज ड्रॉ some units from the strata in sample, but in cluster sampling selected clusters inspected fully in the sample। जो भी क्लस्टर्स सैंपलिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे उन क्लस्टर्स को पूरा का पूरा सैंपल में लिया जाएगा, ना कि उसमें से कुछ यूनिट्स। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है जो है
टू स्टेज से रिलेटेड। क्या है वो पॉइंट? जब हम टू स्टेज सैंपलिंग करेंगे तो वो क्लस्टर सैंपलिंग का एक पार्ट है। कैसे? हम अभी तक क्या कह रहे थे कि क्लस्टर सैंपलिंग में जितने भी क्लस्टर बनेंगे, मान लो कैपिटल एन क्लस्टर्स बने, इनमें से हम रैंडमली स्मॉल एन क्लस्टर को चूज करेंगे और इन स्मॉल एन क्लस्टर्स को सैंपल में पूरा का पूरा ले लेंगे और फिर ये सैंपल बनाकर स्टडी कर लेंगे। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल एन क्लस्टर लिए गए, हम इसको सैंपल नहीं मानेंगे। हम इन स्मॉल एन सेलेक्टेड क्लस्टर्स से कुछ यूनिट्स लेकर एक नया सैंपल बनाएंगे। सपोज वी हमारे पास ऐसा केस है जिसमें हमारे क्लस्टर्स का साइज सेम है। पॉपुलेशन में हमारे प्लस क्लस्टर का साइज है m, सब में m यूनिट्स हैं। n की वैल्यू मान लो 10 है। 10 में से 3 क्लस्टर हमारे सैंपल में आ गए, कोई भी 3 आ सकते हैं। तो क्या इनका साइज बदल जाएगा? क्लस्टर अगर सैंपल में सिलेक्ट हुए तो साइज तो नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। अब हम कैपिटल M में से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल m यूनिट्स को ही यहां पर ले रहे हैं। तो एट फर्स्ट स्टेज वी सेलेक्ट सम क्लस्टर्स आउट ऑफ कैपिटल N clusters, and in second stage we select some units in our sample from selected cluster at first stage। पहले स्टेज पर जो क्लस्टर सेलेक्ट हो गए उनमें से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करके बनाया गया सैंपल। तो यहाँ पर जो सैंपल को सेलेक्ट होने के लिए, सैंपल को कलेक्ट करने के लिए प्रोसेस यूज की गई वो 2 स्टेज में डिवाइड है। पहले स्टेज में हम जब रहते हैं तो इस सैंपलिंग को कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। लेकिन पहले स्टेज के बाद जब हम दूसरी स्टेज में इन सेलेक्टेड क्लस्टर से कुछ वैल्यूज को लेकर सैंपल बनाते हैं तो कहते हैं 2 स्टेज सैंपलिंग। और ये स्टेज नंबर 2 होती है, इसीलिए इसको हम 2 स्टेज सैंपलिंग कहते हैं। एट फर्स्ट स्टेज वी सेलेक्ट small n cluster out of capital N, and at second stage we select some units from each selected cluster at first stage। clear? clear? Yes sir। हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? ओके, सपोज दैट हमारे पास यूपी स्टेट में एग्रीकल्चर का सर्वे करना है। तो यूपी स्टेट में जब हम एग्रीकल्चर का सर्वे करेंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट को मान लेंगे क्लस्टर। अब आपको ये तो दिख रहा होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में सारे किसान अमीर नहीं हो सकते, सारे गरीब नहीं हो सकते, सारे मिडिल नहीं हो सकते, मिला जुला होगा। मींस क्लस्टर के बनने का कॉन्सेप्ट है हेट्रोजीनियस डेटा होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। फुलफिल हो रहा है? अब मान लो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन 75 डिस्ट्रिक्ट से हमने फर्स्ट स्टेज पे 20 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो गए वो हमारे फर्स्ट स्टेज सैंपल यूनिट्स हो गई। ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आ गए। अब हम सेकेंड स्टेज पे क्या कर रहे हैं, इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स से कुछ विलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ विलेजेस को। उन विलेज में हम क्रॉप सर्वे की स्टडी करेंगे, यानी फसल कितनी हुई इसकी स्टडी करेंगे। तो जब कुछ विलेज सिलेक्ट हुए, मान लो इसमें टोटल विलेज थे 3000, और हम अगर इक्वल का केस लेकर चलें तो हम सब में 3-3 हजार सपोज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हम सिंपलेस्ट केस की स्टडी ही करेंगे तो 3-3 हजार हमने सब में मान लिया, जो कि कैपिटल M की वैल्यू होगी। और अब हम यहाँ से 100 सब में से ले रहे हैं सैंपल के फॉर्म में। तो हमने सब में से 100 कलेक्ट करके एक सैंपल फॉर्म किया। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए। इनमें से कितने, 20। फिर इन 20 चुने हुए डिस्ट्रिक्ट्स में हमने विलेज का सैंपल लिया और इन विलेज में हम देख रहे हैं क्रॉप यानी फसल कितनी हुई, और फिर जो फसल हुई इससे हम एस्टिमेट करेंगे कि पूरी पॉपुलेशन में कितनी फसल हुई। अब वो फसल किसी की भी हो सकती है, वीट की, राइस की, शुगर केन की, एनीथिंग। तो क्या आपको समझ में आया 2 स्टेज सैंपलिंग कैसे करेंगे, उस पर हम आते हैं। भी
अभी पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि टू स्टेज है क्या। ओके, Yes, sir. अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू स्टेज के साथ मल्टी स्टेज। ये मल्टी स्टेज क्यों हो गई? मान लो हम अपना रिक्वायर्ड डेटा में विलेज नहीं चाह रहे हैं, फार्मर चाह रहे हैं। फार्मर मतलब जिसके पास खेती करने लायक जमीन है और हमको ये पता है कि उस किसान ने कितनी फसल पैदा की। तो हम इन विलेज से कुछ फार्मर को सिलेक्ट करेंगे अगले स्टेप में। यहां पर जो फार्मर सेलेक्ट होकर आए ये 3 स्टेप में आए। तो जब 2 स्टेप से आगे बढ़ते हैं, हम सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जब 2 स्टेप से आगे बढ़ते हैं, तब इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाता है? क्या पड़ जाता है? Multi-stage. मल्टी स्टेज सैंपलिंग। तो आपसे एक कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग? ये बात हमने आपको डबल सैंपलिंग में भी करवाई थी, मल्टी फेज सैंपलिंग। डबल सैंपलिंग को 2 फेज भी कहते हैं, 2 फेज सैंपलिंग, और ये है 2 स्टेज सैंपलिंग। तो फेज वाली को किससे कनेक्ट करोगे? रेशियो रिग्रेशन ऑक्सिलरी वेरिएबल से। और 2 स्टेज को किससे कनेक्ट करोगे? क्लस्टर सैंपलिंग से। ओके, Yes, sir. चलिए, अब ये तो था 2 स्टेज का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पे। पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे जो अभी हमने आपको बताया, फिर हम आएंगे इनके नोटेशंस पर, और फिर देखेंगे कि कैसे हम पॉपुलेशन के मीन को सैंपल की मदद से एस्टीमेट करेंगे। देखेंगे कि क्या सैंपल मीन पॉपुलेशन के मीन का अनबायस एस्टिमेटर है, और साथ ही साथ हम डिराइव करेंगे सैंपल के मीन का वेरिएंस, और अगर पॉसिबल हुआ तो सैंपल के मीन के वेरिएंस का भी एस्टीमेट निकालेंगे यूजिंग कैप। आपको ये हम करवा चुके हैं पहले भी कि वेरिएंस ऑफ वाई बार का भी एस्टीमेट आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 स्टेज सैंपलिंग या फिर सब सैंपलिंग। इन क्लस्टर सैंपलिंग वी कंसीडर्ड क्लस्टर्स एज सैंपलिंग यूनिट। अगर आपको याद हो तो क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा का पूरा क्लस्टर सेलेक्ट होता था सैंपल में, तो क्लस्टर को सैंपलिंग यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता था। And all the elements in the selected clusters were enumerated completely। और जो भी क्लस्टर सैंपल में आ जाता था उस क्लस्टर की सारी यूनिट को हम सैंपल में लेकर स्टडी करते थे। दिस प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट सेलेक्टिंग क्लस्टर्स, द प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट सेलेक्टिंग क्लस्टर्स, मान लो हम पहले क्लस्टर्स को जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद, एंड देन choosing a specified number of element from each selected clusters, चुने हुए क्लस्टर से कुछ यूनिट को चूज करना इज नोन एज सब सैंपलिंग और 2 स्टेज सैंपलिंग। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The cluster which form the unit of sampling at the first stage are called first stage units। जो क्लस्टर्स चुने गए पहले स्टेज पर उनको क्या कहा गया? फर्स्ट स्टेज यूनिट या फिर प्राइमरी यूनिट्स। ओके, एंड द एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद इन क्लस्टर, यानी एक क्लस्टर से एलिमेंट्स को चूज करना, विच फॉर्म द यूनिट ऑफ सैंपलिंग एट द सेकेंड स्टेज, जिसने सेकेंड स्टेज पे सैंपलिंग यूनिट्स को फॉर्म किया, आर नोन एज सेकेंडरी यूनिट्स या फिर सेकेंड स्टेज यूनिट। नाउ वी सपोज दैट यूनिट्स ऑफ एट ईच स्टेज आर selected with equal probability. We suppose that units of at each states are selected with equal probability। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब भी क्लस्टर सेलेक्ट करें या फिर क्लस्टर से एलिमेंट या यूनिट को सिलेक्ट करें तो उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मीन्स किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर प्रिसीजन विल बी अटेन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। जब भी हमको कुछ एलिमेंट्स गिवन हो, ग्रेटर प्रिसीजन विल बी अटेन्ड, यानी हम अपने एस्टिमेटर के प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए या फिर वेरिएंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, यानी ज्यादा क्लस्टर्स बनाएंगे। जैसे पॉपुलेशन 100 साइज की है तो हम 50-50 के 2 क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन इससे हमारे एस्टिमेटर का वेरिएंस कम नहीं होगा।
हम 10-10 के 10 क्लस्टर बनाएंगे तो हमारे वेरिएंस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में अपान में ये आएगा क्लस्टर का साइज, जितने क्लस्टर बने, स्मॉल एन क्लस्टर्स हैं तो ये अपॉन में आएगा, तो जितने ज़्यादा होंगे क्लस्टर्स उतना वेरिएंस रिड्यूस होगा। तो इस बात का क्या मतलब है कि जब भी हमको एलिमेंट्स पता हो तो ग्रेटर प्रिसीजन के लिए क्या करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देम ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, हम अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को ज़्यादा क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे। एंड सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ देम, और कोशिश करेंगे कि हर क्लस्टर से हम ज़्यादा यूनिट्स को लेकर सैम्पलिंग करें। और कंप्लीटली एनुमरेटिंग, या फिर हम पूरे के पूरे क्लस्टर्स को एनुमरेट करें। तो अगर हमने पूरा क्लस्टर एनुमरेट किया तब तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ टू स्टेज सैम्पलिंग इज दैट इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन वन स्टेज सैम्पलिंग। टू स्टेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये वन स्टेज से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा आसान है करने में। इट रिड्यूस टू वन स्टेज सैम्पलिंग व्हेन m इक्वल टू m। ये वन स्टेज में, जिसको हम पहले क्लस्टर सैम्पलिंग कह चुके हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। कब? जब पहले स्टेज पर आए हुए स्मॉल n से हम mm यूनिट्स, जिसमें mm यूनिट्स हैं, जब सेकेंड स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं, हर क्लस्टर से जो कि पहले स्टेज पर सेलेक्ट हो चुके हैं उसमें से स्मॉल m यूनिट ले रहे हैं। अगर स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M हो जाए तो इसका मतलब हमने सारे कैपिटल M जो है n यूनिट से सैंपल्स लिए गए हैं ना। आप बेटा आज क्लस्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? देखो क्या है, ये कैपिटल N क्लस्टर्स हैं और ये इनका साइज, यानी इसमें इतनी यूनिट्स हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या किया गया, स्मॉल n क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए गए, पहला, दूसरा और ये स्मॉल nth। तो क्या इनका साइज चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर। अब आते हैं बाद वाले पे। बाद वाले में क्या किया गया, ये जो क्लस्टर सेलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, इनमें से हमने इतनी यूनिट्स को सिर्फ सैंपल में लिया। ओके, तो ये हो गई सेकेंड स्टेज यूनिट्स। अब अगर मान लो ये स्मॉल m कैपिटल M के इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारी यूनिट्स को यहां ले लिया। तो जब सारी यूनिट्स ले लिया तो यही सैंपल नहीं बन गया। क्लियर? यस तो सर। अगर स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M हो जाए तो सेकेंड स्टेज का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो फर्स्ट स्टेज वाला बन गया सैंपल। तो ये क्लस्टर सैंपलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसको फर्स्ट स्टेज सैंपलिंग भी कहेंगे। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी आपको बताया। कंसीडर अ सर्वे टू फाइंड आउट जॉब प्रेफरेंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन अ गिवन सिटी। किसी एक शहर में हम ग्रेजुएट बच्चों में जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके की जॉब को प्रेफर करते हैं, जॉब प्रेफरेंस जानना चाहते हैं। द सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन टू स्टेज। सर्वे को हम दो तरीकों से कंडक्ट कर सकते हैं, दो स्टेज में। कैसे? फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, सिलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ कॉलेजेस। हम सबसे पहले कुछ कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। पहले स्टेज पे हमारे पास कॉलेज की लिस्ट होगी, जो कि होती है नॉर्मली कॉलेज की लिस्ट। हम उनमें से पहले कुछ कॉलेज को लेंगे एंड देन सेलेक्टिंग अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज। और फिर जितने कॉलेज हमने लिए सेकेंड स्टेज पे हम उनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ले लेंगे। ओके, फ्रॉम ईच कॉलेज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सैंपल साइज, जो भी सैंपल साइज हमारा हो उसके हिसाब से। द सर्वे विल बी मोर एफिशिएंट इफ वी ड्रॉ। अब देखो ये तुम्हें खुद सोचना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे पास यहाँ पर 100 कॉलेज हैं, ध्यान देना। अब हमने पहले स्टेज पे यहाँ से कुछ कॉलेज को चुना, सेकेंड स्टेज पे हमने हर कॉलेज से कुछ बच्चों को चुन लिया यहाँ पर। अब बताओ, कॉलेज को अगर हम ज़्यादा रखें तो सर्वे अच्छा होगा, या कॉलेज को कम रखें तो सर्वे अच्छा होगा? जॉब प्रेफरेंस का सर्वे करना चाह रहे हैं तो जितने ज़्यादा कॉलेज के बच्चे हमारे पास होंगे उतना ही अच्छा सर्वे होगा, क्योंकि हमको सबका ओपिनियन मिल जाएगा, है ना? यस सर। अब लाइन जरा देखिए क्या है, द सर्वे विल बी मोर एफिशिएंट इफ वी ड्रॉ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज। सर्वे कब मोर एफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, जब कॉलेज ज़्यादा लिए जाएंगे विद रिलेटिवली फेवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बजाय विद रिलेटिवली फेवर नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब कॉलेज ज़्यादा ले लो, भले ही वहाँ से बच्चों को कम निकालो। जैसे मान लो हमको 100 साइज का सैंपल लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 50 कॉलेज थे, हमने 10 कॉलेज ले लिए
और सब में से 10-10 बच्चों को ले लिया, बन गया 100 साइज का सैंपल। दूसरा केस ये हो सकता है कि हम 50 में से 20 कॉलेज को ले लें और सब में से 5-5 बच्चों को ले लें, तब भी तो 100 का सैंपल बन जाएगा। तो ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर है, सोच कर बताना। 10 कॉलेज को लेकर सब में से 10-10 बच्चों को लेना, मतलब हमने अपनी रेंज को नैरो कर लिया, सिर्फ 10 ही कॉलेज पे रिस्ट्रिक्ट हो गए। लेकिन 50 में से 20 कॉलेज को लेना और फिर उनमें से 5-5 बच्चों को लेना, सैंपल सर साइज अभी सेकंड वन। सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि हमारा रेंज वाइड हो गया, यानी हमको ज्यादा कॉलेज के बच्चों का ओपिनियन मिल गया। तो बजाय इसके कि हम ज्यादा कॉलेज लेकर उनमें से, मतलब हम कम कॉलेज लेकर उनमें से ज्यादा बच्चों को लें, इससे अच्छा होगा कि हम ज्यादा कॉलेज को लेकर उनमें से कम बच्चों को सिलेक्ट करें। यही ये लाइन है। द लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज विद रिलेटिवली फेवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बजाय इसके फ्रॉम ईच कॉलेज, यानी हर कॉलेज से हम कुछ बच्चों को लें, इंस्टेड ऑफ इन्यूमरेटिंग कंप्लीटली फेवर नंबर ऑफ कॉलेज, बजाय इसके कि हम कुछ कॉलेज को कंप्लीटली एनुमरेट कर लें। तो कौन वाला अच्छा रहेगा? ऊपर वाला। द सर्वे विल बी मोर एफिशिएंट इफ वी ड्रॉ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेज, ज्यादा कॉलेज ने, विद फेवर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट भले उनमें से कम कम लिए जाए लेकिन कॉलेज ज्यादा होने चाहिए, फ्रॉम ईच कॉलेज, हर कॉलेज से, इंस्टेड ऑफ एन्यूमरेटिंग कंप्लीटली फेवर नंबर ऑफ कॉलेज, बजाय इसके कि कुछ कॉलेज को पूरा एन्यूमरेट कर लो, कुछ कॉलेज ले लो पूरा एन्यूमरेट कर लो, तब भी 100 का सैंपल बन जाएगा। तो ये वाला ऊपर वाला हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, 2 स्टेज सैंपलिंग विद इक्वल फर्स्ट स्टेज यूनिट। अब पहले स्टेज पे मान लेंगे कि क्लस्टर्स का साइज सेम है, इक्वल फर्स्ट स्टेज यूनिट। देखते हैं, लेट देयर बी कैपिटल एन क्लस्टर्स ईच ऑफ साइज एम। मान लेते हैं हमारे पास इतने क्लस्टर्स हैं, सबका साइज एम है। वी सेलेक्ट स्मॉल एन क्लस्टर्स, हम हमेशा पहले स्टेज पे कुछ क्लस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे बाई SRSWOR। क्लस्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम विदाउट रिप्लेसमेंट अप्लाई करेंगे। एंड देन फ्रॉम ईच ऑफ दीज एन क्लस्टर्स, और अब ये जो स्मॉल एन क्लस्टर फर्स्ट स्टेज पर आ गए हैं, सेलेक्टेड इन द सैंपल, वी सेलेक्ट एम यूनिट्स, हम हर क्लस्टर से एम यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे बाई SRSWOR। और जाहिर सी बात है कि एम हमेशा कैपिटल एम से छोटा होगा, क्योंकि कैपिटल एम क्या है? क्लस्टर का साइज। तो जब सेकेंड स्टेज पे कुछ यूनिट लेंगे तो इससे कम करने के लिए एम को क्या रखेंगे? हमेशा कैपिटल एम से छोटा। ओके, अब ध्यान से देखना कि आपके पास टोटल पॉपुलेशन में कितनी यूनिट्स होंगी और टोटल क्लस्टर में सैंपल में कितनी यूनिट्स होंगी। तो पॉपुलेशन है ये हमारे पास, पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, ith क्लस्टर, कैपिटल nth क्लस्टर, सब में एम यूनिट्स हैं। तो बेटा बताओ पॉपुलेशन में टोटल यूनिट्स कितनी होंगी? क्लियर? यस सर। अब आते हैं फर्स्ट स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज का काम क्या है? पहला क्लस्टर, दूसरा क्लस्टर, ith क्लस्टर और स्मॉल nth क्लस्टर, यानी कैपिटल एन से स्मॉल n क्लस्टर्स को विदाउट रिप्लेसमेंट WOR से चूज कर लेना। जब ये क्लस्टर्स सेलेक्ट हो गए तो फर्स्ट स्टेज पे अगर हम देखें साइज कितना रहेगा, क्योंकि सारे क्लस्टर का साइज mm है और टोटल कितने लिए गए? स्मॉल n, तो साइज ये रहेगा। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पर। अब की बार यहाँ जो हमने क्लस्टर लिया इनका साइज बदल कर क्या कर दिया? स्मॉल m। क्लस्टर उतने ही हैं जितने पहले थे सैंपल में, कितने? स्मॉल n, लेकिन साइज हमने कैपिटल M की बजाय स्मॉल m कर दिया। अब ये है हमारा रिक्वायर्ड सैंपल। अब आप मुझे बताइए रिक्वायर्ड सैंपल में कितनी टोटल यूनिट्स हैं? इसमें टोटल यूनिट्स कितनी आ गई हैं? स्मॉल एन स्मॉल एम। स्मॉल n इंटू स्मॉल m, यानी ये सैंपल का साइज हो गया आउट ऑफ दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही लाइन यहां पर लिखी है, देयर आर nm यूनिट्स इन द पॉपुलेशन एंड वी सेलेक्ट nm यूनिट्स इन द सैंपल, यानी पॉपुलेशन के इनमें से इतनों को हमको सैंपल में लेना है, भले ही 2 स्टेज लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। लेट Yij बी द ऑब्जर्वेशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी। Yij
उस की वैल्यू है जिसकी स्टडी हम करना चाहते हैं। फॉर द जेथ यूनिट ऑफ ith क्लस्टर, किसी एक ith क्लस्टर का जे नंबर वाली यूनिट की ये वैल्यू है वाई आई जे। ओके, आई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 1 टू कैपिटल एन क्योंकि इतने क्लस्टर्स हैं, जे 1 टू एम क्योंकि ये क्लस्टर का साइज है। तो क्या वाई आई जे क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ बेटा, Yes, sir. ओके। ये तो डायग्राम है कैपिटल एन क्लस्टर्स का। अब आगे बढ़ते हैं। लेट वाई आई जे बी द ऑब्जर्वेशन ऑन द करेक्टरिस्टिक्स अंडर स्टडी फॉर द जेथ यूनिट ऑफ द ith क्लस्टर। ये वही लाइन रिपीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नोटेशंस पर। तो नोटेशंस को हम यहाँ से देखें, इससे अच्छा है कि हम नोटेशंस को खुद बनाएं ताकि आपका नोटेशन वाला सेक्शन रिवाइज भी हो जाए। ओके ओके, Yes, sir. चलो। तो ये है हमारा क्लस्टर नंबर 1, ये है क्लस्टर नंबर 2, ये है क्लस्टर नंबर आई, और ये है क्लस्टर नंबर कैपिटल एन। इसकी यूनिट्स हैं y11, y12, y1j एंड y1m, y2j, y21, y22 डॉट 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 y2j डॉट 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 y2m। ith पे आते हैं, तो ये हो गया yi1, yi2, yij, yim। कैपिटल एम होगा यहाँ पर क्योंकि ये क्लस्टर पॉपुलेशंस के हैं। ये कैपिटल एन एफ क्लस्टर वैल्यूज होगी yn1, yn2, ynj, ynm। अब आते हैं नोटेशंस पर। तो सबसे पहला नोटेशन हम लोग बनाएंगे वाई आई बार का, यानी किसी ith क्लस्टर के मीन का। अच्छा, आई कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 टू कैपिटल एन, और जे कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, 1 टू कैपिटल एम। तो वाई आई बार का फार्मूला मुझे आप बताएंगे, बताओ इसके मीन का फार्मूला क्या होगा। सोचिए और बताइए बेटा। आपने बहुत सैम्पलिंग पढ़ ली है, अब सैम्पलिंग खत्म होने वाली है। अच्छा, इसमें आई तो फिक्स है, वैरी क्या कर रहा है, Sir, J. कहाँ से कहाँ तक, 1 to M. एन नहीं एम। M. और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी यूनिट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, Sum. N से divide. एम बेटा, एन नहीं। ओके, Yes, sir. चलो। तो पहला तो आपका बन गया वाई आई बार। अब आते हैं हम दूसरे पे। दूसरे का है एस आई स्क्वायर। एस आई स्क्वायर कैसे बनने वाला है जरा देखते हैं। तो आप बनाइए एस आई स्क्वायर का फार्मूला, यानी ith क्लस्टर के वेरिएंस का फार्मूला। बोलिए क्या लिखूंगा, ith क्लस्टर में कितनी यूनिट्स हैं बेटा, 1 upon M minus 1 summation. J going from 1 to M. ith क्लस्टर का मीन घटा देंगे, सारे ऑब्जर्वेशन से स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया, SI square. क्लियर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैपिटल वाई बार की बात करते हैं। तो कैपिटल वाई बार कैसे बनेगा, समेसन आई, समेसन जे, वाई आई जे, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, NM. ठीक। अगर हम इस वाई आई बार को यहाँ यूज कर लें तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, Sir, I 1 to N होना चाहिए ना. हाँ, I1 to N ही है, ये मिसप्रिंट है। अब बताओ ये वाई बार का फार्मूला आपको क्लियर हुआ जो नीचे लिखा है यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट नोटेशन पे आते हैं, कैपिटल एस स्क्वायर। बताओ बेटा क्या होगा, सोच के बताना।
टोटल कितनी यूनिट्स हैं? nm minus 1 summation I going from 1 to m, j going from 1 to n. बोलो बेटा आगे। यही तो होगा, सारी वैल्यू से इसके मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, बन गया वेरिएंस का फार्मूला। बट डिवाइड कैसे करना है ये बात याद रखनी है। ओके, यस सर। नेक्स्ट फार्मूला आने जा रहा है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। ये है क्या? ये वेटेड मीन ऑफ पॉपुलेशन मीन स्क्वायर से, यानी ये जो एस आई स्क्वायर निकला है ना, तो अगर हम सबका निकालते, इसका निकालते तो एस वन स्क्वायर, इसका निकालते तो एस टू स्क्वायर, इसका एस आई स्क्वायर, लास्ट वाले का क्या होता? एस एन स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, ये जो एस वन एस टू और एस एन है इनका एवरेज निकले। तो कैसे निकलेगा? एस वन स्क्वायर, एस टू स्क्वायर, एस एन स्क्वायर, इनको सबको ऐड कर लिया और टोटली कितने हैं? कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/n समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एस आई स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया जो विद इन वेरिएंस आए थे उनका एवरेज, यानी एस वन स्क्वायर, एस टू स्क्वायर, एस थ्री स्क्वायर, सबका क्या बन गया? एवरेज। अब मान लो हम यहाँ पर ये एस आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें, तो ये क्या बनने वाला है? तो एस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट होने जा रही, ध्यान देना, ये वाली। अब ध्यान दो, m माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। क्या आपको एस डब्ल्यू आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कैसे आता है आपने देख लिया, और इस बात को आपको याद भी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला बच रहा है जो है एस बी स्क्वायर। एस बी का मतलब बिटवीन क्लस्टर्स वेरिएंस। तो बिटवीन क्लस्टर्स के वेरिएंस को निकालने के लिए क्या करते हैं? सर बार लगाए ऊपर? हाँ, यहाँ पे बार है। क्यों? क्योंकि ये इनका एवरेज है ना, जितने थे उतने से डिवाइड, टोटल n वेरिएंस थे और n से डिवाइड किया गया है। ओके, यस सर। ठीक है, एस बी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो एस बी स्क्वायर बिटवीन क्लस्टर्स है, तो बिटवीन क्लस्टर्स के लिए क्या करते हैं? जो क्लस्टर की एक सिंगल वैल्यू है वो है उसका मीन, और जो ओवरऑल वैल्यू है वो है ये। तो बिटवीन क्लस्टर का स्क्वायर करते हैं और समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि यहाँ पर आई ही है समेशन में, और साथ ही साथ इसको क्या करते हैं? n माइनस वन से डिवाइड। तो ये क्या बन गया? बिटवीन क्लस्टर्स वेरिएंस। ओके, यस सर। अब इनके बीच में रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में, लेकिन वो हम आपको बाद में करवाएंगे, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से। ठीक है, यस सर। तो आज कुछ रिजल्ट्स पे हैं, आते हैं हम। ये तो थे पॉपुलेशन के नोटेशंस। अब सैंपल की बारी। तो सैंपल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सैंपल में सेकंड स्टेज वाली वैल्यूज हम केवल लिखेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए मेन सैंपल है। क्या आएंगी वैल्यूज? y11, y12, y1j, y1m, क्योंकि सैंपल में हमारे पास हर क्लस्टर्स में कितनी यूनिट्स हैं? स्मॉल m y2m। ये आयत है, तो आयत का हो गया y i1,
yi2, yij, ym, yn1, yn2, तो ये nth क्लस्टरynj और ynm। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे आयत के मीन पर, यानी सैंपल में आयत का मीन yi बार क्या होगा। तो इसमें टोटल यूनिट्स कितनी है, स्मॉल m और समेशन j गोइंग फ्रॉम 1 टू स्मॉल n और yij। क्या आपको yi बार का फॉर्मूला क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट SI स्क्वायर की बात करेंगे, यानी इसी आयत क्लस्टर का सैंपल में वेरिएंस कितना है। तो अब इसका साइज m है, m-1, समेशन j इक्वल टू 1 टू m yij माइनस yi बार, हर वैल्यू से उसके मीन को घटाना है। ये आयत क्लस्टर का है, इसलिए आयत के क्लस्टर की हर वैल्यू से हमने उसके ही मीन को घटाया। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आने जा रहा है मेन y बार nm। ये वही वैल्यू है जो बनेगी पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर। y बार nm को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन ऑफ सैंपल। ये पूरे के पूरे सैंपल का मीन होगा जो भी कलेक्ट होकर आया होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/n m समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n j इज इक्वल टू 1 टू m yij। ठीक है, क्लियर है फॉर्मूला y बार nm का? Yes, sir. इसको एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, कैसे, yi बार के फार्मूले का यूज करते हुए। तो हम सिर्फ इतने की वैल्यू j 1 टू m yij की वैल्यू m yi बार यहाँ यूज कर लेंगे इसकी जगह पर। तो ये क्या होगा, y 1/nm समेशन i इक्वल टू 1 टू n, और इसकी जगह पे आएगा m yi बार, ये m और ये m कैंसिल। अब हमारे पास बचा 1/n समेशन i इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n एंड yi बार। तो एक और फार्मूला बन गया किसका, सैंपल के मीन का। क्या ये फार्मूला आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैंपल में भी सैंपल के बीच का वेरिएंस होगा जिसको हम SB स्क्वायर नाम देंगे, और SB स्क्वायर का फार्मूला क्या है, जितने सैंपल हो n-1 से डिवाइड करना है, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू, बिटवीन है, बिटवीन में i 1 टू n जाएगा, और बिटवीन के लिए क्या करते हैं, yi बार माइनस y बार nm। तो क्या SB स्क्वायर का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? यहाँ स्मॉल n कर लेना बेटा, ठीक है, हाँ है ना, बताओ बिटवीन का। Sir, y bar nm. वही वह ये वाली वैल्यू है, सैंपल का मीन समझ लो। यहाँ पर सैंपल के मीन को y बार nm से डिनोट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टोटल यूनिट्स nm है, और एक पहचान भी है कि क्लस्टर में इसी से डिनोट किया जाता है, और सॉरी टू स्टेज में y बार nm से। ओके, तो y बार nm इज नथिंग बट द मीन ऑफ इंटायर सैंपल। और ये वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, बिटवीन का निकालना है, तो बिटवीन की सिंगल वैल्यू ले लो, y1 बार, y2 बार, yi बार एंड y बार n। अब क्या करोगे, इन सब में से हम इनके मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनका मीन निकालोगे तो क्या आएगा, y बार nm में तो आएगा, है ना। Yes, sir. चलो, तो SB स्क्वायर मतलब बिटवीन वेरिएंस हो गया। सिमिलरली हम SW बार स्क्वायर भी निकालेंगे, कैसे, इसका एवरेज लेकर, किसका, SI का। तो जब SI का एवरेज लोगे तो क्या होगा, टोटल n है, और समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n SI स्क्वायर
हो गया एवरेज। अब एस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो एक फार्मूला और बनेगा। तो एस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/n m minus 1 summation I going from 1 to n summation j going from 1 to m y ij minus y bar nm होल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्लियर हुआ कि नहीं? एस डब्ल्यू बार में कुछ नहीं किया है, एस आई स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। तो एस आई स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर वाई आई बार हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्शन है। ओके, हाँ बेटा बोलो, समझ में आया? सर ये क्या, हाँ बोलो बोलो, जो भी दिक्कत है बोलो, खुल के बोलो। सर ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? लास्ट वाले में हमने एस आई स्क्वायर की ये वैल्यू यूज कर ली, तो ये तो कांस्टेंट है, देखो बाहर आ गया। बाकी यहाँ पर एक आई का समेशन पहले से था और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये। यस सर। तो ये हो गया एस डब्ल्यू बार स्क्वायर। अब फाइनल एक और बच रहा है जिसका नाम है एस स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल यूनिट्स एनएम है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आई की वैल्यू 1 टू स्मॉल एन आएगी, जे की 1 टू स्मॉल एम आएगी, और यहाँ पर आएगा वाई आई जे माइनस वाई बार एन एम स्क्वायर। क्या हुआ? सारी वैल्यूज से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट किया गया, और सारी वैल्यूज थी तो सब पे समेशन किया गया, आई पे भी और जे पर भी। और डिवाइड किससे करते हैं? टोटल से एक सब्ट्रैक्ट करके। ओके, यस सर। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है। आपने सेमेस्टर 1 प्रोबेबिलिटी के पेपर में 2 थ्योरम्स पढ़ी होंगी। एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को ये लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई। क्या आपने ये पढ़ा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। नो सर। तो आपको ये पढ़ना है, ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है। ओके, अब आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। ये फॉर्मूला प्रूफ भी करवाया जाता है सेम 1 में। दूसरा एक वेरिएंस से रिलेटेड होता है। हम किसी भी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकाल सकते हैं ऐसे, वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस। समझ में आई बात? वेरिएंस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और वेरिएंस एक्सपेक्टेशन एक्स को इस तरीके से। ये रूल होता है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस का। सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी के पेपर में ये प्रूव भी करने को एग्जाम में आता है। ओके, यस सर। तो ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई आई बार गिवन आई। ये क्यों कर रहे हैं? वाई आई बार सैंपल का मीन है। अब सैंपल का मीन कब बनेगा? जब ये मीन जिससे बन रहा है वो फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्ट हुआ। ध्यान देना, हम आपको ग्राफ बना के बताते हैं। ये है हमारे पास पॉपुलेशंस कैपिटल है, इनमें से कुछ यहां सेलेक्ट हो गई। कितनी? स्मॉल एन। अब अगर इन स्मॉल एन का हमको क्या पता है? मीन, जिसको हम वाई आई बार कह रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार किसके बराबर होता है? कैपिटल वाई बार। कैपिटल वाई आई बार। यहाँ पर देखो, ये जो था ये फर्स्ट स्टेज था। स्टेज नंबर 2 पे आओ। स्टेज नंबर 2 क्या है? इन क्लस्टर से कुछ यूनिट को सिलेक्ट करना। स्मॉल एम, यहाँ से भी स्मॉल एम, यहाँ से भी स्मॉल एम। जब यहाँ पर कुछ यूनिट सेलेक्ट हो गई तो यहाँ से यहाँ पर लेने के लिए रूल कौन सा फॉलो हुआ? विदाउट रिप्लेसमेंट। अब अगर इसका मीन है वाई आई बार, इसका मीन है वाई आई बार, तो विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट होने के कारण
जो सैंपल का मीन होगा यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई आई बार, ये इसके बराबर नहीं होगी। यस सर। लेकिन मान लो ये हम जिसके लिए भी निकाल रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज पे सेलेक्ट ही ना हुआ हो, क्योंकि कैपिटल एन से स्मॉल एन ही तो सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये आई इक्वल टू 5 के लिए होता और पांचवा वाला यहाँ पे आया ही नहीं, तो क्या इस रिजल्ट का कोई मतलब है? क्योंकि ये रिजल्ट हम सैंपल के लिए ले रहे हैं और सैंपल में वही आएगा जो फर्स्ट स्टेज पे आएगा, उसी से कुछ यूनिट लेकर सैंपल बनाते हैं। तो मान लो पांचवा वाला क्लस्टर सिलेक्ट ही नहीं हुआ, तो क्या ये रिजल्ट फुलफिल होगा? तो आपको यहाँ पर इसको लिखने के तरीके को बदलना है। कैसे? इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार गिवन आई इज इक्वल टू कैपिटल वाई आई बार। समझ पाए? देखिए ऐसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार गिवन आई इक्वल टू वाई आई बार। क्यों लिखा गया ऐसे? इसका मतलब है कि हम सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेशन को निकाल रहे हैं। गिवन में आई लिखे होने का मतलब है ये पता है कि ith क्लस्टर पहले स्टेज में सिलेक्ट हो गया है, तब ये रिजल्ट ट्रू होगा। गॉट इट? जिस भी क्लस्टर Yes, के sir. लिए हम इसको निकालेंगे वो पहले स्टेज पे जब सिलेक्ट होगा तभी तो ये ट्रू होगा। तो हम इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई आई बार गिवन दैट ith क्लस्टर इज सिलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेज देन दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो हमको एक रिजल्ट क्या मिला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा अगर विदाउट से सिलेक्ट किया गया हो। बस शर्त यही है कि वो क्लस्टर पहली स्टेज में आया हो, तभी दूसरे में वहां से वैल्यूज ली जा सकेंगी। एक रिजल्ट और, आपको वेरिएंस ऑफ वाई आई बार लिखना होगा। ये क्या होगा? तो जब हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल एम से स्मॉल एम यूनिट्स ली जा रही हैं, तो सैंपल का साइज हमको पता है स्मॉल एम, पॉपुलेशन का साइज पता है कैपिटल एम, और पॉपुलेशन का वेरिएंस भी पता है एस आई स्क्वायर। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है, लेकिन ये वेरिएंस तभी माना जाएगा जब ith क्लस्टर पहली स्टेज पे सिलेक्ट हुआ हो। क्लियर? Yes, क्योंकि sir. अगर ith क्लस्टर नहीं आएगा तो उसमें से सैंपल नहीं निकलेगा, और ये सैंपल के मीन का ही तो वेरिएंस है। तीसरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर किसके बराबर होता है? कैपिटल एस स्क्वायर के बराबर। यहां पर क्या हो रहा है? ith क्लस्टर जो भी है वो कुछ यूनिट्स को लेकर बनाया गया है। जैसे इससे कुछ यूनिट्स ली गई, मान लो ये ith है, तो इसका एस स्क्वायर इसके एस स्क्वायर के लिए अनबायस्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, विदाउट से ले Yes, रहे sir. लेकिन कंडीशन है कि ये वाला पहली स्टेज में हो तब। तो एक्सपेक्टेशन एस आई स्क्वायर गिवन आई इज इक्वल टू एस आई स्क्वायर, यानी किसी भी सैंपल का मीन स्क्वायर एरर उसके पॉपुलेशन के मीन स्क्वायर एरर के बराबर होगा एक्सपेक्टेशन लेने पर, जबकि वो क्लस्टर पहले से सिलेक्टेड हो। तो ये तीन रिजल्ट जो विदाउट से आए हैं ये हमको फॉलो करके चलने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अनबायसनेस देखते हैं कैसे प्रूफ कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो हमारे पास जो एस्टिमेटर है उसका नाम है वाई बार एन एम। वाई बार एन एम की एक्सपेक्टेशन लेकर हमको प्रूफ करके दिखाना है कैपिटल वाई बार के बराबर आएगा। कैसे कर पाएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन x गिवन y, जहाँ पर y एक गिवन कंडीशन है। तो अगर हम इसका LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास? एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार एन एम। अब इसी को हम इस फॉर्मेट से कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन y बार एन एम गिवन i। क्लियर? इस रूल का यूज किया। अब ये रूल आपने प्रूफ नहीं किया है बट इसको याद करिए आप, ठीक है? क्योंकि ये सेमेस्टर 1 प्रोबेबिलिटी के पेपर से दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम इस y बार एन एम की वैल्यू पुट कर देंगे। y बार एन एम है क्या? y बार एन एम चुने हुए सैंपल का मीन ही तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था
1 अपॉन n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार। क्या आपको y बार एन एम के इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? नो सर। गिवन आई जो कंडीशन है वो तो रहेगी ही रहेगी, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले अंदर वाली एक्सपेक्टेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 1 अपॉन एन कांस्टेंट और समेशन पर एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है बिना किसी कंडीशन के, और ये जो गिवन आई है ये साथ में रहेगा। अब मुझे आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी अभी ऊपर लिखा हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार व्हेन ith क्लस्टर सिलेक्टेड एट फर्स्ट स्टेज, कैपिटल वाई आई बार। कैपिटल वाई आई बार। वेरी गुड। तो ये बन गया कैपिटल वाई आई बार। अब इस एक्सपेक्टेशन को लेकर चलिए, जब ये एक्सपेक्टेशन अंदर आएगा तो क्या बनेगा? समेशन और कांस्टेंट टर्म बाहर, एक्सपेक्टेशन किस पे आ गया? वाई आई बार पे। और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार किसके बराबर आता है? कुछ याद है? इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? इसकी पहली पॉसिबल वैल्यू होगी y1 बार और इसके आने की प्रोबेबिलिटी दिस। दूसरी पॉसिबल वैल्यू y2 बार और लास्ट पॉसिबल वैल्यू yn बार विद प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन n। जब हम 1 अपॉन कैपिटल N को कॉमन ले लेंगे और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा? 1 अपॉन n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार। और बेटा बताओ ये किसका फार्मूला होता है? सोच के थोड़ा सा बताना। किसका फार्मूला होता है ये? चलो हम नोटेशंस दिखाते हैं, आप खुद ही देख के पहचानो ये किसका फार्मूला है। 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल एन एंड वाई आई बार। जहां मिल जाए मुझे बताना। नोटेशंस आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। कहीं मिला? हाँ बेटा, मिला कहीं? ये देखिए सर वाई आई। ये क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन एन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल एन वाई आई बार। ये किसके बराबर है? वाई बार। कैपिटल वाई बार। ओके, यस सर। तो ये हो गया कैपिटल वाई बार और ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको सम करोगे तो n हो जाएगा और 1 अपॉन n से ये कैंसिल होगा। तो आपने LHS लिया था एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एन एम और वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर। इसका मतलब वाई बार एन एम इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार इन 2 स्टेज सैम्पलिंग। क्लियर? यस सर। अब जो भी कैपिटल वाई बार यानी पॉपुलेशन के मीन का एस्टिमेटर बना है, हम अब उसके वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ा सा बड़ी होगी बट वेरिएंस तक आज डिराइव करवा देंगे। कल हम उस वेरिएंस का एस्टिमेट भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए वेरिएंस ऑफ वाई बार एन एम जब हम इसको अप्लाई करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ये फार्मूला ऐसे होता है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ कंडीशनल वेरिएंस। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन वाई बार एन एम वाई बार एन एम, यहां पर एक ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वेरिएंस ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लिखना है। तो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन गिवन आई
एक तो ये बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस y बार एन एम गिवन आई। क्या फॉर्मूला सही है? मैच कर लो ऊपर से। यस सर। चलिए अब हम क्या करेंगे, y बार एन एम की वैल्यू को पुट कर देंगे बस, और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो y बार एन एम की वैल्यू है क्या, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार गिवन i। ये हमने वैल्यू पुट कर दी y बार एन एम की। इधर आते हैं, यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं y बार एन एम की। क्या है y बार एन एम की वैल्यू, 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई बार गिवन i। तो पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन है उससे कांस्टेंट को बाहर कर लो, समेशन को भी बाहर कर लो, और एक्सपेक्टेशन किस पे लग गया, वाई आई बार गिवन आई पर। ओके, दूसरे पे आते हैं। जब हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं तो वेरिएंस की कैलकुलेशन में कांस्टेंट बाहर आता है तो क्या हो जाता है, 12। स्क्वायर। और अगर सैंपल इंडिपेंडेंटली ड्रॉ हुआ हो तो कोवेरिएंस के टर्म नहीं आते हैं। वाई आई बार क्या है, आयत क्लस्टर का मीन, इस पे अप्लाई हो रहा है वेरिएंस। तो आई की वैल्यू 1 होगी तो पहले का मीन, दूसरे का मीन, तीसरे का मीन। तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन टर्म्स हैं, जो एक क्लस्टर में गया वो दूसरे में तो नहीं आएगा ना। तो इस वजह से वाई आई बार यानी y1 बार, y2 बार, y3 बार, yn बार सारे के सारे आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम वेरिएंस को डायरेक्टली हम यहां पर लिख सकते हैं समेशन के अंदर, यानी विदाउट कोवेरिएंस टर्म। और इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप अभी अभी देख चुके हो। मैं लिखता हूं, आपको याद ना आए तो मुझे बताना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई आई बार और इस पर आते हैं। इसकी वैल्यू आई थी, कंडीशनल है कि आयत सेलेक्ट हुआ हो फर्स्ट स्टेज में तब वाई आई बार का वेरिएंस। तो कैपिटल एम साइज से हमने स्मॉल एम साइज का लिया। मान लो ये आयत है फर्स्ट स्टेज पे जो सिलेक्ट हो गया है, और ये वही आयत है सेकंड स्टेज पर जिसमें से स्मॉल एम यूनिट्स ली गई हैं। इसका वाई आई बार है, इसका वाई आई बार है। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई आई बार गिवन आई, तो ये सैंपल साइज बन गया, ये बना पॉपुलेशन साइज, और साथ में पॉपुलेशन का क्या आता है, वेरिएंस। क्लियर हो गया फॉर्मूला, यस सर। समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, और ये बन गया 1/m माइनस 1/m और SI स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये क्या था, क्लस्टर सैम्पलिंग का एस्टिमेटर था जिसको हम लोगों ने y बार c कहा था, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में एक ही तो स्टेज होता था, और एक स्टेज में क्या होता था, जैसे हमारे पास कैपिटल N क्लस्टर्स हैं, यहाँ से हमने स्मॉल n क्लस्टर्स को सैंपल में ले लिया। अब इसका मीन y1 बार, इसका मीन y2 बार, इसका मीन yn बार। फिर हम एस्टिमेटर कैसे बनाते थे, y बार c इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to small n yi बार। ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एस्टिमेटर था। तो ये तो डायरेक्ट क्या बन गया, क्लस्टर सैम्पलिंग के एस्टिमेटर का वेरिएंस। अब आपको ये याद तो नहीं होगा, बट आप क्या करोगे, क्लस्टर सैम्पलिंग को रिवाइज करना, फिर भी ये ना आए तो मुझे बताना। ओके, यस सर। चलो इधर आते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को अब हम अंदर करते हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन अंदर करेंगे तो 1/n स्क्वायर समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n, ये जितने भी कांस्टेंट और समेशन ये सब बाहर हो जाएंगे। एक्सपेक्टेशन किस पे लगेगी, SI स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब वेरिएंस ऑफ वाई बार सी यानी क्लस्टर सैम्पलिंग का वेरिएंस दो थे। एक आया था इंट्रा क्लास कोरिलेशन के टर्म में और एक सिंपल आया था। जो सिंपल आया था वो क्या था ये आपको पीछे जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती थी 1/n माइनस 1/n SB²। तो क्लस्टर में जाके इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस सर। क्लस्टर्स का आ गया। इसकी बात करते हैं यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ SI² मीन्स इसका ऑल पॉसिबल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो पहली वैल्यू S1², दूसरी S2² और पॉपुलेशन में टोटल कितने हैं n है, तो सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/n। यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ SI² क्या बन गया 1/n समेशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n SI²। क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1/n² है और समेशन अब n में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसके साथ एज इट इज रहेंगी। एक n से कैंसिल होगा। एक n यहां पर बचा हुआ है 1/n, फिर ये 1/n माइनस 1/n। और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा SW²। ये क्या है वेटेड एवरेज है, अभी अभी हमने ऊपर Yes, देखा, sir. ठीक है। तो ये डेराइव हो गया वेरिएंस ऑफ Y/NM यानी 2 स्टेज सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस। क्लियर? यस सर। अब अगली क्लास में मान लो आपको SB² और SW² ना पता हो तो इनके एस्टिमेटेड वैल्यू को पुट करके हम इसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं, ये दिखाएंगे कैसे होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में आपको सजेस्ट किया जाता है कि पहले क्लस्टर सैम्पलिंग को रिवाइज करिए और फिर इस क्लास को दोबारा से देखिए, बेहतर समझ में आएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।